जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए इंडियन ज्योग्राफी का 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं और यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी बनने वाला है। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जितने भी मंडल है सभी का क्रम, उसका सही क्रम जानना है। बताइए इसमें से सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, सबसे पृथ्वी के धरातल पर आता है वो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल आता है। संताप मंडल के बाद से मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद से आयन मंडल और सबसे अंत में बहिर्मंडल होता है। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, उसका संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि संताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। बी है कि इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। और सी है कि यह परत विमान भेदी शास्त्रों की मारक सीमा से बाहर है। और डी है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए जेट विमानों के लिए ये आदर्श माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के लिए विषय सत्य नहीं है। हिमालय नदियाँ सदाबहार होती है। बी है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। हिमालय नदी बहुत ही छोटे डेल्टा का गठन करता है। और डी है प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। इनमें से कौन सा भारतीय नदियों के लिए असत्य है, बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हिमालय नदियाँ बहुत ही छोटे डेल्टा का गठन करती है, बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है जो कि सही कथन है। हिमालय की जो नदियाँ वो बड़ी बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जेलेपला तथा नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक सिंह के गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है। ऑप्शन नंबर ए है बांदीपुर, बी है मानस, सी है काजीरंगा और डी है पेरियार। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व में जितने भी एक सिंह वाले गेंडा है उसके 2/3 इस अभयारण्य में स्थित है। वो कौन सा अभयारण्य है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ये असम में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। प्राचीन मुर्दार पर्वत में, नवीन मुर्दार पर्वत में, अवशिष्ट पर्वत में और ब्लॉक पर्वत में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, नवीन मुर्दार पर्वत, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से और रामेश्वरम से। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राम सेतु शुरू होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, धनुषकोडी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोस्टेरॉयड प्रजाति से संबंधित है। इरुल्ला, खासी, संथाल और थारू। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि प्रोटोस्टेरॉयड प्रजाति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, मुंडा, भील और थारू। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी वो जनजाति है जो कि दिवाली के दिन को शोक के रूप में मनाती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं थारू जनजाति, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने, झील से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? वेम्बनाथ झील केरल, बी है लोकटक झील मेघालय, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए इनमें से सही सुमिलित कौन सी नहीं है? तो वेम्बनाथ झील केरल में है, बिल्कुल सही है। लोकटक झील मेघालय में नहीं बल्कि मणिपुर में है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा डोल झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा पुलिकट झील। और कुलेरू झील है वो भी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे गोंडवाना लैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो और टॉपिक वाइज इस चैनल पाएगा जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख और जस्कर के बीच में बृहद हिमालय और पीर पंजाल, बृहद हिमालय और जस्कर, और काराकोरम और लद्दाख। यह प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है जो कि कश्मीर घाटी स्थित है? बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में है जो कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित है क्योंकि चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही है। बताइए इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं ताकि कोयले का परिवहन पर लागत कम की जा सके, बिल्कुल सही जवाब है। कम खर्च पर, कम लागत पर जल्द से जल्द वहाँ पर कोयला परिवहन किया जा सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोच्चि में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में और कोलकाता में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं विशाखापट्टनम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? नंगल में, कोच्चि में, ट्राम्बे में और सिंदरी में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सिंदरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते हुए आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाएंगे और वहाँ ज्वाइन करके जितने भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी पीडीएफ रहता है सभी के सभी उस चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने कि भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है जो कि भारत के पास है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 2.4%, बिल्कुल ही सही जवाब है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत वर्तमान समय में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया और सेकेंड नंबर पर चीन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, किस मिट्टी के ऊपरी परतों में लवणों का संचयन होता है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में और वनों की मिट्टी में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस मिट्टी के ऊपरी परतों में लवणों का संचयन होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 19वां प्रश्न आपके सामने कि चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अल्पाइन वन में उष्णकटिबंधीय झाड़िये और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो चंदन का वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं वो किन वनों में पाए जाते हैं? तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल जो 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और गुजरात में। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों का रोजगार मिला हुआ है? लौह इस्पात में और सूती वस्त्र में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इन दो ऑप्शन में से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सबसे अधिक रोजगार देता है वो कौन सा उद्योग देता है? तो सूती वस्त्र का उद्योग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली कागज मिल जो कि 1832 में स्थापित की गई, यह मिल कहाँ लगाई गई थी? मध्य प्रदेश में नेपानगर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में और डी हरियाणा के यमुनानगर में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, नीलगिरी पहाड़ी से और अरावली से। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पश्चिमी से पूर्व की दूरी लगभग कितना किलोमीटर है? यहाँ पर लगभग बताना है। पश्चिम से पूर्व की दिशा का आपको सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु इसके बीच का दूरी बताना है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लगभग 2900 किलोमीटर, 2931 है, एग्जैक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, केरल में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मलाबार तट, कोंकण और कोरोमंडल। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कोंकण, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? चिल्का झील के समीप, ऑप्शन नंबर बी है महानदी के मुहाने के समीप, सी है पुलिकट झील के समीप और डी है गोदावरी के मुहाने के समीप। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पुलिकट झील के समीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक के रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा द्वीप है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है?
तो सुमात्रा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में और पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दक्षिण पश्चिम भारत में, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण के कारण है और उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। जो द्वीप है लक्षद्वीप, यह किस कारण से इसका उत्पत्ति हुआ है आपको यही बताना है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ये कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी और सिक्किम तिब्बती। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सिक्किम तिब्बत, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर गोवा कोंकणी, मेघालय खासी और नागालैंड आगामी जनजाति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज के विभिन्नताएं और आर्थिक स्तर। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सांस्कृतिक के विशेषीकरण और विभिन्न आवास, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक युग्म है जो कि सही नहीं है। असम, मिरी, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी और मध्य प्रदेश लम्बाडा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मध्य प्रदेश लम्बाडा, बिल्कुल सही जवाब है। ये सही सुमिलित नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। 34वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न स्थानों में से कहाँ शेम्पेन जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी के पहाड़ियाँ पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी पर और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है। गोंड, जारवा, जुआंग और लेप्चा। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जारवा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मृदा है। लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट और जलोढ़। किस प्रकार के मृदा को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं काली मृदा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे को अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक हो जा रहा है। मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पर्जोलिक और डी है लेटराइट। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ लेटराइट, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और चुनेदार मृदा। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जलोढ़ मृदा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है।
नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी का, ऑप्शन अभी है काली मिट्टी का, बी है बलुई मिट्टी का और सी है कछारी मिट्टी का। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी का वर्ग है? तो कछारी मिट्टी का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण और सभी प्रकार के कण। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी बालू कण भी, चिकना कण भी और पांसु कण भी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कण। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में पाए जाने वाली जो खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न आपके सामने कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप है, जितने भी दोस्त हैं, सभी के पास कोशिश करिएगा इसको शेयर करने के लिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि अलमाटी बांध किन के बीच विवाद का कारण है? कर्नाटक और केरल के बीच में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, तमिलनाडु और केरल के बीच में और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच, बिल्कुल ही सही जवाब है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात बब्बर शेर के लिए, राजस्थान काला हिरण के लिए, राजस्थान बब्बर शेर के लिए, गुजरात जंगली गद्दा के लिए। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राजस्थान बब्बर शेर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारतीय रेलवे की इकाई है और दूसरी तरफ स्थान जहां स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण का संगठन बनारस, पहिया और धुरी कारखाना बेंगलोर और रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन बनारस, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का और बाखरा नांगल परियोजना का। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका एक भाग है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चंबल परियोजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? उसमें विद्युत संयंत्र के लिए, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के लिए, नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पवन ऊर्जा संयंत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और राजस्थान में। बताइए 48वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती और भीमा।
बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। और 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित नहीं है कौन? जयपुर गुलाबी नगर बिल्कुल सही जवाब। उज्जैन महाकाल का नगर बिल्कुल सही जवाब है। और कोलकाता आनंद का नगर बिल्कुल सही है। और झीलों का नगर जैसलमेर ये गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला प्रश्न आपके सामने कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, तो किसकी खेती अभीष्ट होगी? बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सन का, कपास का, चाय का और मक्का का। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चाय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। और चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है, याद रखिएगा। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने और डी महात्मा गांधी ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लेह, बिल्कुल ही सही जवाब है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मासिन राम। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी और अमृतसर में प्रदूषण। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, सी है उनकी उर्वरता कम होती है और डी है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 6 प्रश्न है आपके सामने कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, पाशु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, अलोम मिट्टी में। बताइए 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से और विशाखापत्तनम से। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, चेन्नई, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का और तमिलनाडु का। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि लिपू लेख दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। लिपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उत्तराखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमेरेट में, ग्रेनाइट में, शेल में और बलुआ पत्थर में। बताइए 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ग्रेनाइट, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से
ज्वाइन करके जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का PDF वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? ज्वालामुखी क्रिया। ऑप्शन नंबर बी है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, मूंगा बनने की क्रिया और डी उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? गंगा, यमुना, ताप्ती और कावेरी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि समुद्र में प्रवाहित यानी समुद्र में नहीं जाकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी है। ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोर कुआं पाए जाते हैं? भाफर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ी में और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोर कुआं पाए जाते हैं? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तराई में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नाई मलाई के पहाड़ी, पलिनी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी और नीलगिरी के पहाड़ी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, नीलगिरी के पहाड़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा है, याद रखिएगा डोडा बेटा, जिसका हाइट कितना है? तो 2637 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? विछेंद्री पाल, डिक्की डोल, संतोष यादव और पीटी उषा। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, विछेंद्री पाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है। कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। और डी है भारतीय संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, गलत है। बाकी यहाँ पर कोन्याक भाषा है जो कि नागालैंड में बोली जाती है। विश्व में सबसे लंबी बड़ी नदी द्वीप असम में है जो कि मजुली नाम है उसका, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो जो कि सिक्किम है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है? विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गोंडवाना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों से बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, छोटा नागपुर, रांची और हजारीबाग। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मालवा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर, पश्चिमी हिमालय और मध्य प्रदेश। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? चंबल और सरस्वती से, चंबल और साबरमती से, नर्मदा और बानस से, और लूनी और बनस से। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लूनी और बानस, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर,
जिसका हाइट है 1722 मीटर, याद रखिएगा। और लूनी नदी है जो कि ये किसी खाड़ी या किसी समुंदर में जाकर नहीं मिलती है, बल्कि ये कच्छ के रण में ही जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और चंबल नदी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चंबल नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरा के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। पूर्वोत्तर क्षेत्र, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी है सिंधु गंगा का मैदान और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अपवर्तित पदार्थों की कमी के कारण, अधिक ढलान के कारण, पेड़ पौधा मुक्त क्षेत्र की कमी के कारण और कम वेग के कारण। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अधिक ढलान के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्न में से किस बांध से पानी लेता है? हीराकुंड से, दामोदर घाटी परियोजना से, अरिहंत बांध से और तुंगभद्रा बांध से। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हीराकुंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। राउरकेला विद्युत इस्पात संयंत्र ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटानागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय का पठार। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच या मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 26वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में शुष्क कृषि की फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान, गेहूं, बाजरा और कपास। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाजरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर धान को खरीफ फसल कहते हैं, गेहूं को रबी फसल कहते हैं और बाजरा को यहाँ पर जायद फसल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि भारत में गन्ना लगभग कितने समय में पूर्ण विकसित होता है? 5 महीने में, 3 महीने में, 7 महीने और 12 महीने। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो गन्ना का फसल होता है वो 12 महीने में पूर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक पश्चिम बंगाल में जूट की खेती के संकेंद्रण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है समतल भूमि, बी है ऑप्शन नंबर बी है इसका जलोढ़ मिट्टी, सी है पानी की आपूर्ति और डी है पूंजी की उपलब्धता। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पूंजी का उपलब्धता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य के पास है? पंजाब के पास, गुजरात के पास, मध्य प्रदेश के पास और राजस्थान के पास। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पंजाब के पास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारत के निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? कैगा, कलपक्कम, नरोरा और तारापुर। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नरोरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को और उड़ीसा को। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मध्य प्रदेश को, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि कंडला जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए, समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए, और हीरे को कटना और हीरे का पॉलिश के लिए, और जहाज तोड़ने का उद्योग के लिए। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार और पुलिकट। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, यानी दोनों राज्यों के सीमा पर स्थित है? बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है और ये साझेदारी वाली झील है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील और चपनाला झील। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चपनाला झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है निम्न में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील और रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रूपकुंड झील, बिल्कुल ही राइट आंसर है। 36वां प्रश्न निम्न में से किस जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम को, एजोला को, यूरिया को, पोटेशियम को। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एजोला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि नीलहरित शैवाल निम्न में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गेहूँ, धान, चना और सरसों। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है धान। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पृथ्वी का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश और आर्द्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं शुष्क प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं शीत ऋतु, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है? क्षोभ मंडल के द्वारा, संताप मंडल के द्वारा, आयन मंडल के द्वारा और बहिर्मंडल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेतार संचार जो होता है वो पृथ्वी के सतह को निम्नलिखित में से कहाँ से परिवर्तित किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता आयन मंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। संताप मंडल में ओजोन परत रहता है जिसका मोटाई डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है, और वायुयान की जो उड़ान होती है ये संताप मंडल में ही होती है। जितना भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है सभी के सभी यहाँ पर क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आयन मंडल। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बहिर्मंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परिवर्तित करता है या करती है? बालू मरुस्थल, धान के फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि और प्रेरी भूमि। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नवपात हिम से आच्छादित भूमि, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रेरी घास का नाम सुने होंगे, प्रेरी घास
ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, प्रेयरी घास। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने। साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण और चालन के कारण। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, विकिरण के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? मार्केली स्केल, फुजीटा स्केल, साफिर सैम्पसन स्केल। बताइए 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, फुजीटा स्केल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है। निम्न मानकों में से कौन से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, साफिर सिम्पसन मापक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूराक्षी, दार्जिलिंग, पलिवासर और शिव समुद्रम। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दार्जिलिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भद्रा, भीमा, गोदावरी और कृष्णा। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्व तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में और राजस्थान के भूमंडलीय क्षेत्रों में। बताइए यहाँ पर भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी जो तापमान होता है, यानी रात और दिन का जो तापमान का जो अंतर होता है सबसे अधिक होता है? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताएं, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। दिन में जितना ही अधिक रहेगा तापमान, उतना ही रात में वहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये इसके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित जिसका कारण क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? वलित, ज्वालामुखी, अवशिष्ट और प्रशोत्य। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वलित, बिल्कुल ही सही जवाब है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो उत्तर में है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। सबसे जिस पर ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं उसको बृहद हिमालय कहते हैं। उसके नीचे रहता है उत्तर दक्षिण, उसको मध्य हिमालय कहते हैं। और सबसे जो नीचे रहता है, जो उसके बाद से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, उसको शिवालिक कहते हैं। सबसे न्यूनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो शिवालिक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अरावली, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये राजस्थान में स्थित है और ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर, याद रखिएगा। और अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि सिपकिला दर्रा कहाँ में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो 3 दर्रा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का, सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये तीनों का तीनों दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, सिपकिला, बारालाचा और रोहतांग। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न की लिपु लेख दर्रा कहाँ में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? लिपु लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तराखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि थाल घाट किसे जोड़ता है? नासिक और मुंबई को, मुंबई और पूना को, कोयम्बटूर और कोच्चि को और पूना और नासिक को। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? थाल घाट किसे जोड़ता है? तो देखिए थाल घाट किस में स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है और पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हिमाद्री कहा जाता है, सहाद्री कहा जाता है, सहाद्री। याद रखिएगा, सहाद्री। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सहाद्री। पश्चिमी घाट में 3 घाट है जिसका नाम है भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट। देखिए जो थाल घाट होता है ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ये थाल घाट ये क्या है? एक दर्रा है जो कि नासिक और मुंबई को जोड़ता है। उसके बाद से जो भोर घाट है वो मुंबई और पूना को जोड़ता है। और जो लास्ट में पाल घाट है ये कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने कि कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? कार्डमोम मतलब होता है इलायची। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है, इसको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताएं केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, हुगली का और गोदावरी का। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हुगली नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है सेवराय की पहाड़ियाँ? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, जिसका हाइट कितना है? तो 8,850 मीटर है, तो उसको सागर माथा बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने, कोडाईकनाल पहाड़ी नगर कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी में, पलानी पहाड़ी में, अन्नामलाई और कार्डेमम। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोडाईकनाल पहाड़ियाँ पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो पलानी पहाड़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अब बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है? जो माउंट एवरेस्ट है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, वैसा ही चोमोलुंगमा के नाम से तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा, ये तीनों के तीनों है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? मालवा के पठार को, दक्कन के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को और मेघालय के पठार को। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
16वां प्रश्न है कि यरलुंगजांगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा को, बी है यमुना को, सी है तीस्ता को और डी है ब्रह्मपुत्र को। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है? तो ये गंगा के साथ मिलकर और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है गिरनार की पहाड़ियाँ? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न की जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को, कावेरी नदी को, दामोदर नदी को और गंगा नदी को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दामोदर नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नामचा बरवा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी के, सह्याद्री के, सतपुरा के और अनाईमलाई के। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सतपुरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पंचमढ़ी है, जिसका हाइट कितना है? तो 1067 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा है, जिसका हाइट कितना है? तो 2637 है, 2637 मीटर है। उसके बाद से अन्नामलाई, इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो अन्नामुड्डी है और जिसका हाइट कितना है? तो 2697 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं कोंकण तट, मलाबार तट, महिम तट और कोरोमंडल। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, अगर भारत का प्रायद्वीपीय भारत का इधर का मैप अगर देखें हम, तो देखिए कोंकण तट, यहाँ पर कोंकण तट पूछा गया है, नहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर तमिलनाडु हो गया और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस तट को, तो इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर मुंबई से लेकर यानी गुजरात के पास से लेकर और गोवा के बीच के इस तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण। उसके बाद गोवा से लेकर तमिलनाडु के बीच केरल के आसपास यहाँ तक को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? सोन नदी को, साबरमती को, यमुना नदी और दामोदर नदी। बताइए पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? खुला नाला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही, यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि सबसे बड़ी नदी बेसिन है ब्रह्मपुत्र का, गोदावरी का, हुगली का और गंगा का। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी, कार्डेमम, पलानी और सतपुरा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नीलगिरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री, लघु हिमालय, जस्कर और काराकोरम। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और केटू का हाइट कितना है? तो 8611 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा, धूपगढ़, अनाईमुड्डी और महेंद्रगिरी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंचा चोटी है वो अनाईमुड्डी है, जिसका हाइट है 2697 मीटर। इसका है 2697। और डोडा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट है 2637। तो एक नंबर पर अनाईमुड्डी है और सेकेंड है डोडा बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंपल है, यमुना नदी है सबसे लंबी सहायक नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। और इसी पहाड़ी पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ में गिरती है और विलीन हो जाती है? खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की रण में और अरब सागर में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो लूनी नदी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ये कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो खैबर दर्रा किसके बीच में है? तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत है? अपशिष्ट, ज्वालामुखी, बलित और भ्रंशोत्त। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी है जो कि कुद्रेमुख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि प्रदीपीय पठार किसका भाग है? हिमालय का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का और यूरेशिया का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रदीपीय पठार किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र पूछा जा रहा है। गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण बोला जाता है और मलाबार बोला जाता है। गोवा से लेकर केरल तक कर और कोरोमंडल बोला जाता है तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भागीरथी और अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? तो याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी भागीरथी और अलकनंदा पूछा जाए तो वह देवप्रयाग में आकर मिलती है, और उसके बाद से जब मंदाकिनी और अलकनंदा पूछा जाए तो वह रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पेडी प्लेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? धूपगढ़ को, डोडा बेटा को, पंचमढ़ी को और रानीखेत को। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पंचमढ़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। पंचमढ़ी का हाइट कितना है? तो 1067 मीटर। और नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है महादेव की पहाड़ी? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट का हाइट तो
8,850 मीटर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें 3 घाट है, भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर होता है? तो पूर्वी घाट होता है और जो पश्चिमी घाट है कहाँ पर आकर मिलता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसका हाइट कितना है? तो 8,546 मीटर है। देखिए यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो गया। एक हो गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, जिसका नाम है K2, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जिसका हाइट है 8,611। एक पूछा जाता है कि भारत की सीमा यानी भारत में ही वो पूर्णतः वो भारत में ही है, तो है कंचनजंगा, जिसका हाइट है 8,546 मीटर, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में उसको सांगपो कहा जाता है। उसके बाद से जैसे ही वह असम में प्रवेश करती है तो असम में उसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र से जैसे ही वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और जैसे ही वो गंगा नदी से मिलती है तो दोनों का नाम, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो दोनों का एक नाम हो जाता है, जिसका नाम पड़ता है मेघना नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 इसका हाइट है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पेडोलॉजी और माइकोलॉजी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पेडोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? नीमोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी और निम्नोलॉजी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पेट्रोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, लोएस्ट और कटक। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि शैम्पेन कहाँ के मूल जनजाति है? लक्षद्वीप के, निकोबार द्वीप का, राजस्थान के और केरल के। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? शैम्पेन कहाँ के मूल जनजाति है? तो ये निकोबार द्वीप समूह का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 प्रश्न है आपके सामने कि औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? छोटा अंडमान में, लक्षद्वीप में, केरल में और मणिपुर में। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं छोटा अंडमान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लिम्नोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि कावेरी जल विवाद को किन दो राज्यों के बीच है। जो कावेरी जल विवाद है ये किन दो राज्यों के बीच है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 8वां प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक से निकलती है और ये सबसे अधिक किस राज्य में बहती है। तो मध्य प्रदेश में। जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस जिला में स्थित है। तो ये जबलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। महेंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, अमरकंटक और अनाईमुड्डी। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है और ये किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है। तो ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि दक्षिण गंगा या इसे वृद्ध गंगा कहलाती है वो कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। असम का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए कोसी नदी है जो कि बिहार की शोक नदी है। असम की ब्रह्मपुत्र है। दामोदर है जो कि बंगाल का शोक नदी है और ब्राह्मणी है जो कि उड़ीसा का शोक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, सवाना तुल्य जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय, मानसूनी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न की रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली, इसकी कलर जो होती है काली होती है इसलिए इसको रेगुर मिट्टी के नाम से, इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताने हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। किस नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नर्मदा नदी बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी मात्र 2 ही राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश में और दूसरा गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि चिल्का किस प्रकार की झील है। गोखुर झील है, हिमानी झील है, क्रेटर झील है, लेगुन झील है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो चिल्का झील है ये एक लेगुन झील है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चिल्का झील किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है। मिर्ट झील, लोकटक झील, टिटिका झील और मानसरोवर झील। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मिर्ट झील बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। गोदावरी का, कृष्णा का, चंबल का और नर्मदा का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चंबल नदी
बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है उसका नाम है लेटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चाय की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो असम में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? स्वराज पीक, सैडल पीक, रेहान पीक और हैवलॉक पीक। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और नर्मदा नदी। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? सोडियम का, आयरन ऑक्साइड का, जिंक का और कॉपर का। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो आयरन ऑक्साइड का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, तीस्ता नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर और गोदावरी पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो नर्मदा नदी भी पश्चिम दिशा में बहती है और ताप्ती नदी भी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न आपके सामने कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से, प्रवाल से, भूकंप से और निक्षेपण से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं प्रवाल से, बिल्कुल ही सही जवाब है। और लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है? तो 36 द्वीप है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? ग्रेनाइट का, बेसाल्ट का, डोलोमाइट का और सीडोराइट का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो बेसाल्ट के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बेसाल्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं काली मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। धान गेहूँ के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी और चाय की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? मानस बल झील, चिल्का झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और मालदीव और भारत और पाकिस्तान। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? न्यू म्यूर द्वीप, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं व्हीलर द्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा होता है भूमध्य सागरीय चक्रवात से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से और प्रति चक्रवात से। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल में आता है। कौन से मंथ में, तो जून के पहला सप्ताह में केरल में मानसून आ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और डोगरी। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो मलयालम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर, बांगर, लोएस और कटक। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नवीन को खादर कहा जाता है और जो पुराना रहता है उसको बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे गोदावरी, बिल्कुल ही सही जवाब है और सेकेंड स्थान पर है वह कृष्णा नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है बिहार का शोक नदी कोसी नदी है। और 40वां प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो रबी फसल की बुआई जो की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि खरीफ फसल कौन सी है इनमें से चना, मटर, जौ ये सभी के सभी रबी फसल है। मक्का है जो कि खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है, तो 36 है। इसका आंसर है बी। 43वां प्रश्न कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो खरीफ फसल की बुआई जो की जाती है वह जून जुलाई में की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न कि रबी फसल कौन सी है, तो रबी फसल इनमें से गेहूं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न कि अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि निर्मित है एक ज्वालामुखी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।